ये ईशान की फैमिली है, जो कि ईशान अभी सचिवालय में एज ए इंजीनियर सेलेक्ट हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और सब लोग साथ हैं। सभी लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुशी मनाने आए हुए हैं और बता रहे हैं कि वाकई, और मैं समझता हूँ एक माता पिता का जो सपना होता है उसको साकार भी किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि दादा के जो डिसिप्लिन था उसी को लेकर ईशान चले, और आज इस कामयाबी का जो श्रेय वो दे पा रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि मेरे दादाजी चोखेलाल जी स्वर्गीय हैं, उनके डिसिप्लिन को मैं देखा करता था बचपन में, तो वाकई वो डिसिप्लिन था कि अगर उन्हें उस समय जो काम करना है वो करना है। आज उसी को प्रेरणा ली और ईशान ने उसी प्रेरणा से कामयाबी को, सफ़र को आसान किया है। चलिए मैं पूरी फैमिली और ईशान से आपकी अब बात कराता हूँ। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ईशान को अभी कुछ ही समय पहले, शायद एक हफ्ता पहले, मैं और चैनलों के माध्यम और अखबार माध्यम से आप सब जान चुके हैं। क्योंकि मेरे पास छात्राओं के सवाल और उन अभिभावकों के सवाल आए थे कि जो कि मुझे ईशान से जानने हैं। उन्होंने कहा था कि आप अपने इंटरव्यू में ईशान को ज़रूर लेके आइए, क्योंकि अभी शायद मैं समझता हूँ वो बताएंगे कहाँ उनका चयन हुआ है। पहले मैं उनका एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर चयन हुआ है। मैं उनसे जानकारियाँ भी कराऊंगा, आपके सवालों के जवाब भी दिलवाऊंगा, जो जानना चाहते हैं कि ईशान की जो कामयाबी है और जो कामयाबी का सफ़र है और रास्ता है, उसको कैसे आसान किया है। मैं बताता चलूँ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई इंसान कामयाब होता है, कोई एक बच्चा कामयाब होता है, तो उसका परिवार खुश होता है, उसका पूरा परिवार में हर्षोल्लास होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि मुझे पूरे परिवार ने कहा है कि आप हमारे दादाजी चोखेलाल जी, जो कि नगर के सभी लोग जो जानते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके सपुत्र हैं। ये बड़े गौरव की बात है कि चोखेलाल जी के सपुत्र आज मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस बात का कि मैं आज ऐसे होनहार का इंटरव्यू ले रहा हूँ जिसने कभी हार नहीं मानी। हालांकि मैं बताता चलूँ कि रेलवे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेलेक्ट हो चुके थे, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज का सामना भी करना होगा, ये कहना है। इसीलिए मैं समझता हूँ ईशान ने उस चीज़ को करके दिखाया है कि रेलवे में, जैसे बताते हैं कि हमने भी जानकारियाँ करी हैं कि इतना आसान नहीं होता रेलवे की नौकरी करते हुए अपने सपने को साकार करना। तो चलिए अब मैं कुछ ना कहते हुए आपको अब ईशान के पास ही लेके चलता हूँ, और ईशान से हम जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे इस सफ़र को आसान किया। तो ईशान, हम अपने चैनल में खैर मकदम और आपका स्वागत करते हैं। जी थैंक यू। अब हम जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है ईशान आज आपको? अच्छा लग रहा है ये अचीवमेंट पाने के बाद। क्या कहेंगे इस अचीवमेंट के बारे में आप? क्योंकि चाहते तो आप रेलवे पे रुक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे पे प्लेटफॉर्म पे गाड़ियाँ दौड़ती हैं, आपने अपने सपने को उसी रफ्तार से दौड़ाया है। एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर आप कहीं पे किसी भी पोजीशन पे हैं और अगर लगता है कि आप उससे बेहतर कर सकते हैं, तो आपको एक कंफर्ट जोन में नहीं आना चाहिए और फिर उससे आगे ट्राई करते रहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने भी ट्राई किया था। अच्छा, ये जो एक सपना था, जो यहाँ तक आप पहुँचे सचिवालय में एज ए इंजीनियर, ये आप ही का सपना था या कोई पूरा परिवार आपका ये सपना देख रहा था? एक स्पेसिफिक ऐसा तो नहीं था कि पहले से ही सोचा था कि मंत्रिमंडल सचिवालय में ही जाना है या इस डिपार्टमेंट में जाना है, पर हाँ इतना था कि कुछ ऐसा करना है जो एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन रहे कि हम कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर पहले इंजीनियरिंग की थी, फिर उसके बाद पता लगा कि गेट एग्ज़ाम होता है। गेट एग्ज़ाम के थ्रू वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको रिक्रूट करते हैं, तो उस एग्ज़ाम के थ्रू पहले रेलवे में सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद इस डिपार्टमेंट ने अपना अलग एग्ज़ाम कराया था, उसके थ्रू फिर यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। अच्छा, रेलवे की जैसे हम देखते हैं कि सर्विस बड़ी टफ होती है, कभी भी आपको बुला लिया जाता है, उस दौरान पढ़ाई में कैसा मेंटेन कर पाते थे इस चीज़ को? देखिए ये डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट क्या मिला हुआ है या ग्रुप क्या मिला हुआ है। लकीली जो मेरा ग्रुप था उसमें एज सच इश्यूज़ नहीं थे कि आपको 24/7 अवेलेबल रहना पड़ेगा। आपकी ऑफिस टाइमिंग्स होती है 9:30 से 6। उसके बाद कभी कभी प्रोजेक्ट वर्क के लिए सैटरडे में जाना पड़ सकता है, लेकिन ऑफिस से पहले आप टाइम निकाल सकते हैं, ऑफिस से आने के बाद आप टाइम निकाल सकते हैं, और वीकेंड्स तो आपके हैं। अच्छा, जैसे मैं समझता हूँ कि मम्मी एज ए टीचर रही हैं आपकी, और क्या उनका रहता था आपकी पढ़ाई में, आपके फ्यूचर में कुछ? उनका पापा कंटिन्यूस एक व्यवसायी हैं मुझे। जी जी,
उनका कंटिन्यूसली यही मोटिवेशन रहता था कि तुम जब तक वो अचीव ना कर लो, जब तक तुम्हें लगता है कि हाँ ये हमारा 100% पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें मिल गई, तब तक आगे बढ़ते रहना है। भाई आपके मैं समझता हूँ एज ए टीचर हैं और सेंट जोसेफ में जी। टीचिंग करते हैं, उनका कितना सपोर्ट रहा था? उनका कम्प्लीटली सपोर्ट रहता था। जैसे कभी कभी ऐसे भी होता था, प्रिपरेशन करते वक्त आपको लो फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अब ये चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो वो कंटिन्यूसली यही सपोर्ट करते थे कि आप अपनी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, जो भी कुछ है वो हम देख लेंगे। हमने देखा है ईशान, कभी स्कूल में हम सेंट जोसेफ गए हैं, भाई आप पे डांटते हैं बच्चों को, तो कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको डांटा हो? हाँ, कई बार हो जाता है। होता है। वो डांट कैसी थी? अग्रसर आकर के लिए थी या आपको लगा था कि भाई मुझे ऐसे ही डांटते रहते हैं? नहीं, जब छोटे थे, जब बचपना था, तब तो शायद बुरा लगता था, लेकिन फिर अब इतने मैच्योर हो जाते हैं आप एक टाइम के बाद कि चीज़ें समझ आने लगती हैं कि कोई कुछ कह रहा है आपसे तो क्यों कह रहा है, आपकी भलाई के लिए कह रहा है। अब क्या प्लान है आपका? सचिवालय में आप पहुंच चुके हैं, मैं समझता हूँ, अब क्या प्लान रहेगा आगे का? अब यही है, डिपार्टमेंट से जो वर्क मिलेगा उसको अच्छे से अच्छे तरीके से करना है। आपको हमारे चैनल के माध्यम से सैकड़ों हज़ारों दर्शक देख पा रहे हैं और वो छात्र छात्राएं भी आपको सुन रही हैं जो कि तैयारियां कर रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनको बस यही कहना है कि वो ये ना सोचें कि वो एक बड़े शहर में मतलब नई पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे कुछ नहीं कर सकते। आज की डेट में मैंने जैसे पहले इंटरव्यूज़ में भी बताया कि ऑनलाइन कोचिंग है वो एक बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल तरीके से चीज़ों को प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे आप बेस्ट टीचर्स हैं, पहले आपको कोटा जाना पड़ता था या फिर दिल्ली जाना पड़ता था या लोग इलाहाबाद जाते थे, अब वही सारे टीचर्स और उनसे भी बेहतर टीचर्स अब आपको ऑनलाइन माध्यम से मिल रहे हैं, तो आप घर पे रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने देखा है कि नोट्स जो तैयार किया करते हैं, तो नोट्स की 3 श्रेणियां हुआ करती हैं, जैसे कि हमने औरों से जानकारियां करी। जी। तो आप उन बुकों को नोट्स अलग अलग बनाया करते थे क्या एक साथ उन नोट्सों को एक ही बुक में लिख लिया करते थे? मैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग नोटबुक्स बनाया करता था। एक्चुअली आप इनको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि सबसे पहले जब आप नोट्स बनाते हैं तो सब्जेक्ट वाइज उन्हें एलेबोरेट करके लिखते हैं चीज़ों को, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है लेक्चर्स में। उसके बाद फिर दूसरी श्रेणी होती है आप शॉर्ट नोट्स बनाने की। उन शॉर्ट नोट्स को आप सारे सब्जेक्ट्स के एक ही नोटबुक में रख सकते हैं ताकि फिर रिवीजन करने में कम टाइम लगे और कम से कम टाइम में आप रिवीजन बार बार करते रहें और फिर प्रैक्टिस टेस्ट देते रहें। अच्छा ईशान, सबसे ज़्यादा तो बेस्ट होता है, वो कौन सा समय होता है जो हमें पढ़ना चाहिए? हम ये देखते हैं कि बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं, दिन दिन पढ़ते हैं, और कितनी पढ़ाई करनी चाहिए इसमें, ये थोड़ा सा जानकारी दें क्योंकि बच्चे इसमें। ठीक है, देखिए कितनी पढ़ाई तो एज सच कुछ डिफाइंड है नहीं कि आपको मतलब जितना भी टाइम मिल रहा है उतना ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा है जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा है तो उसे बीच बीच में ब्रेक लेके पूरे दिन अपना प्रिपरेशन करते रहना चाहिए क्योंकि कंपटीशन तो है ही। लेकिन जैसा मेरा केस था या किसी और का केस हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ड्यूरिंग द जॉब तो नहीं पढ़ सकते। अगर आपको मौका मिल रहा है तो बीच में रिवाइज कर लें, अच्छी बात है, लेकिन अगर ड्यूरिंग द जॉब आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप या तो ऑफिस जाने से पहले पढ़ाई करें या फिर ऑफिस से आने के बाद। तो और अगर ये बात करें कि डिफाइंड टाइम क्या है, कि सबसे बेहतर टाइम कौन सा होता है दिन का, तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको रात को देर तक पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में सुबह उठकर पढ़ना पसंद करते हैं। तो मेरा अपना पर्सनल था कि मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की कोशिश करता था। अच्छा ईशान, ये आपने सही कहा कि जल्दी सुबह पढ़ना चाहिए, लेकिन जो देर तक सोते हैं वो कहते हैं कि हमारे सपने बड़े होते हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि हम देर में पढ़ते हैं। देखिए ये तो इंडिविजुअल की लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। जैसे मैं कॉलेज में भी था तो मेरे साथ के जो लोग थे वो रात को देर तक जागते थे, फिर उसी अकॉर्डिंग अपना सुबह को लेट से उठते थे और फिर कॉलेज जाते थे। लेकिन मेरा वहाँ भी शेड्यूल यही था, मैं कोशिश करता था रात को टाइम से सो के सुबह जल्दी उठ जाऊँ। तो ये अगर किसी को लग रहा है कि वो रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशली अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है पूरे दिन का स्ट्रेस आपके ऊपर है, आप शाम को अच्छे से नहीं पढ़ पाएँ, तो आपके पास फिर शाम का ऑप्शन भी नहीं रहता है, आपको फिर मॉर्निंग में पढ़ना होगा। बाकी फिर इंडिविजुअल को ये देखना होगा कि उनकी प्रोडक्टिविटी मॉर्निंग में ज़्यादा आती है या फिर इवनिंग में। अच्छा, हमने ये देखा कि आपके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, और ये आपने पहला अचीवमेंट और एक मैं समझता हूँ एक अवसर दिया है, एक ऐसा अवसर जो परिवार आपके जो रास्ता है जिसको कहना चाहिए गवर्नमेंट सर्विस का, वो आप घर तक लेकर आ चुके हैं। परिवार में और भी सदस्य होंगे आपके, और मैं समझता हूँ और फ्रेंड भी होंगे, उनसे क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से वाकई ये आसान कर पाए हैं आप इस चीज़ को? देखिए मेरा ये मानना है फ़र्क तो पड़ता है। अगर आपके सामने एग्जांपल्स होते हैं तो फिर उन्हें देख के चीज़ों को करना फिर से आसान रहता है। फॉर एग्जांपल
अगर मेरे सामने कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है तो मुझे गाइडेंस मिल जाएगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर आज की डेट में देखें तो आप इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, वेरियस इंटरव्यूज़। अगर आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है तो वेरियस इंटरव्यूज़ पड़े रहते हैं यूट्यूब पे, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ हैं, वो गाइड कर सकते हैं आपको। तो आज की डेट में आपको गाइडेंस कहीं से भी मिल सकती है। ये मैटर नहीं करता कि ऑलरेडी कोई उस सर्विस में आपकी फैमिली से है या नहीं है, आपको कुछ करना है तो आप उसे अचीव कर सकते हैं। ईशान, आप यहाँ तक आए हैं और मैं समझता हूँ आपने संघर्ष किया है, लेकिन वो जो समय हुआ करता था खेल कूद का और अपनी जो 10th 12th के बाद जो लाइफ होती है, अलग जीने की अलग लाइफ होती है, उस लाइफ से दूर रहे आप। और जो एक हमारे जो फैमिलीज़ में शादियाँ होती हैं उनसे भी मैं समझता हूँ आप हल्का सा दूर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप इन तरफ जाएंगे तो समझता हूँ यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये भी रहा था कभी आपके साथ? हाँ, रहा था। एक्चुअली आपको कभी प्रायोरिटीज जैसे डिसाइड। मैं समझता हूँ परिवार में कह दूँगी ईशान यार आप हमारे साथ तो बैठते नहीं हो, हमारे साथ शादियों में जाते नहीं हो, कहाँ आप बुकों में पड़े रहते हो, ऐसा भी हुआ था कभी? हाँ, अक्सर होता था, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी होंगी। आपको लग रहा है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है और ये डिमांडिंग है, आपका टाइम इसमें लगेगा, तो आपको वो टाइम वहाँ देना होगा। आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिए, उसके बाद पूरी लाइफ आपके पास पड़ी है। आप शादियों में जाइए, लोगों के साथ बैठिए। तो इसलिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की तो थोड़ा अवॉइड तो करना पड़ेगा। मैं बताता चलो ईशान का कहने का मकसद ये है और हमारा भी ये है, क्योंकि जब आप शादियों पार्टियों में जाते हैं हम देखते हैं कि सेल्फी लिया करते हैं एक दूसरे की, और लेकिन आज ईशान आपने एक ऐसा चीज़ कर दी, मैं समझता हूँ एक अवसर दिया है कि आप कहीं भी इस बार जो शादी में जाएंगे तो आप रोल मॉडल होंगे और आपकी सेल्फी ली जा रही होगी। कैसा लगेगा जब आपको ये सेल्फी ली जा रही होंगी? फ्रेंड होंगे आपके, यार ईशान एक सेल्फी चाहिए हमें। नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि जो फ्रेंड्स ऐसा होगा मेरे लिए, मुझे नहीं लगता उनका पॉइंट ऑफ व्यू कितना चेंज होगा मेरे लिए, लेकिन जैसा मैं उन्हें पहले समझता था मेरे लिए वो वैसे ही रहेंगे। ऐसे ही रहेंगे जी। बता रहे हैं ईशान, जो मेरे लिए पहले थे मेरे फ्रेंड थे, फ्रेंड रहेंगे, और जो मेरे भाई बहन थे, मैं कहीं किसी भी चले जाऊँ लेकिन मैं उनको उसी रूप से पहचानूंगा, उसी रूप से उनको देखूंगा भी। ईशान और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अब हम अंत की ओर चल रहे हैं, हमारा इंटरव्यू अंत की ओर चल रहा है, और क्या कहना चाहते हैं जो सचिवालय, मैं समझता हूँ कि जो तैयारियाँ कर रहे हैं छात्र छात्रा, जो फ्रेंड भी होंगे आपके, और मैं समझता हूँ उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक भी कह रहे थे कि भाई अगर कभी हमें ईशान की ज़रूरत पड़ सकती है तो हम ईशान को कैसे अवेलेबल मिलेंगे, कैसे मिलेगा ईशान को? तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इसे पब्लिक करें वीडियो को, तो उसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर चाहें तो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको पर्सनल लेवल पे जो भी गाइडेंस चाहिए हो तो वो मुझे मैसेज करें, और कॉल भी कर सकते हैं। अगर उस समय कुछ अर्जेंट नहीं होगा तो मैं पिक करके उन्हें रिप्लाई कर दूँगा। बता रहे हैं कि ईशान, मैं अपना नंबर भी आप सब उन तक पहुंचा दूंगा जो कि मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आज उनकी गॉड ब्लेस नहीं है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना तो एक ईशान एक मामूली ईशान था, लेकिन आज सचिवालय में पहुँच चुका है। मैं समझता हूँ कि आसमान का स्टार हो चुका है, बुलंदियों का। तो ये थे मेरे साथ ईशान। मैंने ईशान से पूरे जो फ्यूचर था, जो पिछला फ्यूचर था, जो पिता के आ चुके हैं, उसकी जानकारी करी। ईशान ने अपना फ्यूचर देख लिया है। हम चाहते हैं कि जो हमारे चैनल के माध्यम से ईशान को सुन पा रहे हैं दर्शक, छात्र छात्राएँ जो अभी तैयारियां कर रहे हैं, वो वाकई ईशान से निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया है अभी, और वो एक कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे आपको, जिससे कि जो उनकी तैयारियों में कहते हैं कहीं बांधा है, वो उसको दूर कर सकें। यही कहना है ईशान भाई जी। तो चलिए मेरे साथ, मैं अब उनके परिवार से मिलाता हूँ। वो परिवार की खुशियाँ किस तरीके से सेलिब्रेट की जा रही हैं ईशान के, जो ईशान ने मौका दिया है। चलिए मेरे साथ, मैं उस परिवार के बीच आपको लेकर चलता हूँ। ईशान, मैं एक बात और कहता चलूँ आपसे, दादाजी के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि दादा दादी आपके इस समय नहीं हैं, लेकिन वो आसमान और ऊपर पहुँच चुके हैं, लेकिन वो वहाँ से आपको देख पा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं उसका? एक्चुअली जब मैं छोटा ही था, जब उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनके बारे में मैंने सुना है कि वो हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन थे। उनका रूटीन रहता था कि अगर मुझे सुबह उठ के पहले मंदिर जाना है या फिर शॉप पे जाना है, इतने बजे उन्हें खाना खाना है, इतने बजे उन्हें सो जाना है, तो उनका काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ रही है। तो यही चीज़ उनकी मुझे इंस्पायर करती है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी अपनी लाइफ में वही डिसिप्लिन ला सकूँ। ईशान जी ने बताया कि किस तरीके से दादा का डिसिप्लिन था, आज उसी डिसिप्लिन को फॉलो भी कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ। आज मैं समझता हूं कि ईशान ने एक ऐसा मौका दिया है कि सबको एक फ्रेम में जड़ दिया है। मैं समझता हूं सब लोग साथ बैठे हुए हैं और एक खुशी का पल और खुशी के
इस पल को हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। गाज़ियाबाद से आए हैं, मैं समझता हूँ चाचा ताऊ जी हैं ईशान के, वो भी सेलिब्रेट करने आए हुए हैं। अब मैं उनके चाचा जी के ताऊ जी के बेटे से ही पूछूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सब वो भी एक अचीवमेंट देने वाले हैं पूरे परिवार को। क्या कहना चाहते हैं ईशान की इस खुशी पर? सर बहुत खुशी है इसने हमारी पूरी फैमिली में पहला भाई हमारा ब्रदर है ये जिसने ऐसा अचीवमेंट दिया है। बाकी हम बयान नहीं कर सकते हैं कि हम कितने खुश हैं अंदर से, और इसने आज ऐसा महसूस पर्व दिया है जो हमें इतना गौरव महसूस करवा रहा है कि हम बस बता नहीं सकते हम लोगों को। बताना है कि अक्सर हम जो खुशी हुआ करते हैं वो पर्वों पर हुआ करते हैं, लेकिन ईशान ने आज एक अलग से एक सा पर्व हमारे लिए बना दिया है कि जिस पर हम सब खुश हैं। मेरे साथ बराबर में बैठे हुए आयुष हैं। आयुष के बारे में बताता चलूँ कि सेंट जोसेफ में टीचर हैं और मैं हमेशा देखता हूँ कि वो बच्चों को डांटते रहते हैं। आज क्योंकि आयुष मेरे बराबर में है और ईशान की डांट, ईशान ने भी अभी इंटरव्यू में बोला है कि भैया मुझको डांटते थे, आज उनकी डांट सफल हो चुकी है और ईशान सचिवालय उनकी ही डांट से पहुंच चुका। क्या कहना चाहते हैं आयुष, आपने डांट से बहुत दूर पहुंचा दिया ईशान को कामयाबी की ओर? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ वही किया जो एक बड़े भाई को छोटे भाई के साथ करना चाहिए। कई बार कई सारी चीज़ें होती हैं जिनमें छोटे भाइयों को ज़रूरत होती है कि हाँ अब हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे गाइडेंस की जो चीज़ें एक बड़े इंसान ने फेस की हुई हैं वो चीज़ें उसके सामने ना आए, उस चीज़ को बताना ज़रूरी होता है। तो वो कई लोग डांट की तरह लेते हैं, कई लोग गाइडेंस की तरह लेते हैं, ये डिपेंड करता है, सबका अपना अपना माइंड सेट होता है। तो इसने उसे एक पॉजिटिव वे में लिया और अब एक तरह से टूल की तरह यूज़ किया। दूसरा ये है कि शुरू से ही ये कंसिस्टेंट रहा है, 10th में 12th में अच्छा स्कोर किया, फिर ग्रेजुएशन में भी इसने अपना कॉलेज में अच्छा स्कोर किया, कंसिस्टेंट रहा वहाँ भी, एक डिसिप्लिन लाइफ जी। बीटेक में लोग चीज़ें ख़राब कर देते हैं लेकिन इसने फिर भी एक अलग से ही अपना वहाँ पे भी नाम किया वहाँ पर। फिर उसके बाद ये प्राइवेट जॉब में आने के बाद इसने फिर भी कंफर्ट जोन में नहीं आया, गवर्नमेंट जॉब ली। काफ़ी लोग होते हैं जो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि ठीक है अब तो सही है, सब कुछ सेटल है, अब तो अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन वो ये वहाँ पे भी फिर से कंफर्ट जोन में नहीं आया और कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए अपना प्रयासरत रहा और आज इसने एक अच्छी जगह पोस्टिंग पाई है, एक कामयाबी अचीव कर ली है। आप एज ए शिक्षक हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उस बच्चों से जो अभी भी आपसे शिक्षा ले पा रहे हैं और सपने देख रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत हैं आज की दुनिया में। डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर मीन्स ठीक है आपके पास रिसोर्सेज हैं जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में या फिर डिस्ट्रैक्टेड वे में। तो उन्हें बेहतर है कि आप एन्जॉयमेंट भी करें, सारी चीज़ें करें, एक पॉजिटिव वे में जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें यूटिलाइज करके डिसिप्लिन लाइफ जी कर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। मेरे साथ बता दिया टीचर्स हैं, क्योंकि आयुष ने बताया कि बच्चे जो छात्राएं तैयारियां कर रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां करनी चाहिए और किस तरीके से उनके सपने पूरे हो सकते हैं। मेरे बराबर में ईशान के ताऊ जी हैं, मैं उनसे पूछूंगा क्योंकि गाज़ियाबाद से इसी पर्व और इसी मौके को सेलिब्रेशन करने आए हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं क्योंकि आज ईशान ने आपको बुलाया है? ये खुशी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है और बच्चे जो कामयाबी करते हैं उससे हमारे परिवार में बहुत खुशियाँ आती हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी खुशी का जो होता है पिता के लिए होता है और आज पिता ईशान के बिल्कुल बराबर में बैठे हुए हैं। ईशान ने भी कद बिल्कुल बराबर में ही कर लिया है उनसे। क्या कहना चाहते हैं दिनेश कंसल जी, आपके एक ईशान ने आपको जो खुशी का मौका दिया? मेरा तो मानना यही है कि हर बच्चा जो ऐसी मेहनत करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, जिससे कि नगर में भी उनका नाम रोशन हो। दिनेश कंसल जी पिताजी हैं ईशान के, उन्होंने सभी बच्चों को कांग्रेच कहा है कि जो इस तरीके से तैयारियां करते हैं, अपने फ्यूचर के सपने देखते हैं, उनके सभी के सपने साकार हों और अपने माता पिता के सपने को साकार करें। अब मैं मिलाने जा रहा हूं कि मैं समझता हूं कि जितना बड़ा योगदान पूरे परिवार का था, सबसे ज़्यादा योगदान उसकी माँ मेरे बराबर में बैठी हुई हैं, मम्मी जी हैं, लक्ष्मी कंसल जी हैं और मैं शायद उनसे स्कूल में भी मिलता रहता था, एज ए शिक्षिका हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि ईशान ने ऐसा अवसर और ऐसा मौका दिया है कि शायद आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए एक बहुत खुशी का मौका है
क्योंकि हर माँ बाप की एक चाह होती है कि उनके बच्चों के नाम से उन्हें पहचाना जाए। और मैंने भी बस बचपन से एक यही शिक्षा इनको दी थी कि भाई पापा का नाम कितना भी ऊंचा हो, हमारे लिए उस दिन ऊंचा दिन होगा जिस दिन हम तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे। तो संभवतः आज इसने वो कर दिखाया है और हकीकत में आज ऐसा महसूस हो रहा है, बड़ा प्राउडी पल है ये हमारे लिए कि आज हमें हर कोई ईशान की मम्मी कह के पुकार रहा है। तो इससे बड़ी बात किसी और माता के लिए नहीं हो सकती है। पिता के लिए भी इससे बड़ी फ़ख्र की बात कोई नहीं हो सकती है कि उसको ईशान के पिता कह के या ईशान के ताऊ जी कह के। तो ये जो पल, गौरवान्वित पल आज हम महसूस कर रहे हैं, वो इस बच्चे की अपनी अथक मेहनत और लगन का ही नतीजा है। इसने कभी शादी पार्टियों को अटेंड करने में कई बार तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि कहीं अगर मुझे जाना है, शादी की तैयारी कर रही हूँ, तो इसका पीछे से आवाज़ आती थी कि मम्मी मेरा खाना बना के जाइए, मैं नहीं जाऊँगा। तो उस वक्त मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि भाई पूरी फैमिली को जाना है और ये बिल्कुल जाना ही नहीं चाहता। लेकिन आज वास्तव में समझ में आ रहा है कि अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। और यहाँ तक कि हमारी फैमिली में सबसे पहली शादी थी मेरे देवर के बेटे की, तो इसने उस शादी को भी अवॉइड किया और ये उस वक्त में कोटा में प्रैक्टिस पर था, तो ये उस शादी को भी एंजॉय नहीं कर पाया था। तो सब लोग मिस किया करते थे, लेकिन आज सब बहुत खुश हैं इसके लिए, पूरा परिवार बहुत खुश है। और मैं तो ये चाहूँगी कि हर माँ बाप को ये पल, ये जीवन में उनके में खुशी आए, उनके बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें, ताकि इस शहर का भी नाम रोशन हो और हमारे भारत देश का भी नाम ऊपर जाए। तो बस इसी के साथ मैं आज का यहीं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। वाकई बहुत अच्छी बात कही है कि जब बच्चा नाम रोशन करता है तो उसका ही नाम रोशन नहीं होता, पूरे परिवार का नाम रोशन होता है। सपना देखा करते थे कि किसान के नाम से हम पहचाने जाएं, वो सपना साकार कर दिया। बेटा क्या कहेंगे आप? भैया जी आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बिटिया भी यहाँ इसीलिए है, ये अपने भाई से बहुत इम्प्रेस है, दोनों भाइयों से बहुत इम्प्रेस है। भाई की बेटी है मेरी, तो ये भी यहाँ जब आई थी तो इसको ये लगा था कि यहाँ एक पढ़ाई का माहौल है हमारे घर को देखकर, और इसने दिल्ली से अपना नाम कटवा कर यहाँ एडमिशन लिया है कि मुझे भी ऐसी भाइयों की तरह बनना है। बता रहे हैं कि पूरा परिवार एक शिक्षा की ओर, शिक्षा से प्रेरित है सब। और आज ऐसे पल मैं समझता हूँ कि हमारे लिए होने भी चाहिए। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ है, ईशान की खुशी और ईशान ने जो खुशी दी है, सब एकजुट होकर मिल उसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को और वे लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ईशान के जो आज कामयाबी का रास्ता जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आसान करा है, वो सब लोग इसको देखें और वो मोटिवेशन लें ईशान से। ईशान ने एक बताया कि मैं उनको एक नंबर भी फ्लैश करूँगा, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी आती है तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें।